हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 11 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में ये सेट नंबर हमारा 7 होगा, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट मैथ्स का सेट खत्म करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे। आपका एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च में होने वाला है जीडी का, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है, तो मुझे मालूम है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा ही होगा। आइए शुरुआत करते चलते, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पहला सवाल शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहला सवाल बोलता है कि एक साधारण वृद्धि दर के तहत, साधारण वृद्धि बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल सी, कि एक शहर की जनसंख्या पी इकाई थी पहले, जो कि 10 वर्षों में 1.5 गुना हो जाती है। उस वृद्धि के तहत कितने वर्ष में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह के सवाल को पी गुने आर गुने टी बटा 100 सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप मन में कर सकते हैं और फास्टली कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं लगता, वो कंपाउंडिंग में होता है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर 10 वर्ष लगता है, 10 वर्ष में 1.5 गुना हो जाता है, मतलब अगर कोई चीज 100 रुपया का है तो 10 वर्ष में उसकी कीमत कितनी होती है? 150 रुपया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 50 रुपये इसका इंटरेस्ट हो गया। सिंपल, मैं जनसंख्या की भाषा में ना समझा के बल्कि आपको रुपया की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 50 रुपये इसका इंटरेस्ट हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका इंटरेस्ट जो है 100 का आधा यानी कि 0.5 गुना हो गया। 1.5 गुना अगर पूरा अमाउंट बन जाता है तो उसका 0.5 गुना इंटरेस्ट होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 10 साल में आधा गुना, 10 साल में आधा गुना इसका इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने साल में उसकी जनसंख्या पी की दोगुनी हो जाएगी। जब पी की दोगुनी हो जाएगी यानी कि 100 की वस्तु 200 हो जाएगी, तो इसका इंटरेस्ट 100 रहा होगा, यानी कि 100 के बराबर 100, यानी कि पूरा का पूरा एक गुना, पूरा का पूरा एक गुना आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि आधा का इंटू 2 करने पे एक होगा कि नहीं? यानी कि 10 के इंटू 2 करने पे 20 साल के अंदर ये पी की जो वैल्यू है वो दोगुनी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आप चाहें तो फार्मूला से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट मेथड। हमने थोड़ा टाइम लिया है सवाल को सॉल्व करने में, बट यही तरीका है। आप चाहो तो फास्टली कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ। पीतल से बने गोलार्ध कटोरे की बात करता है कि जिसका आंतरिक व्यास अगर इतना है तो 15 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताओ कि अर्धगोला अगर जो है अंदर से रंगेंगे तो वो कितना हो जाएगा? अर्धगोला है तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 पाई आर स्क्वायर उसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, और उसी को 2 पाई आर स्क्वायर को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, इंटू कर लो कितने से? आप देखो 15 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जरा सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे 2 टाइम्स पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो जाएगा? अगर व्यास तुम्हारा 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 × 7 × 15, ठीक है ना दोस्त। मैं बोलूंगा 7 7 खत्म, ये हो जाएगा आपका 44 × 15 × 7 यानी कि 105। अगर ये 44 को 100 से गुना करना होता तो मैं बोलता कि 4400 होता, लेकिन 5 बार और करना है, मतलब 220 रुपया और, ठीक है। यानी जो आंसर आने वाला है वो 4620 रुपया, इतना रुपया खर्च होगा। तो उसको हम लोग रंगने में खर्च निकाल सकते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। 20% की वार्षिक सीआई की दर से 12,500 रुपया कितने वर्षों में इतना रुपया हो जाएगा जब ब्याज की दर आपकी चक्रवृद्धि होगी? तो इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से। बाकी अगर आप चाहे तो आसानी से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ए की वैल्यू निकालू, p इज इक्वल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n, ठीक है भाई। अमाउंट कितना है तो आप बोलेंगे बढ़ के हो गया 21600, पहले था 12500, इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 20। तो 20/100 यानी कि 1/5 यानी बन जाएगा 6/5 की पावर n। हमने कैसे बोल दिया 3 आंसर होगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा था फटाफट, और ये जो वैल्यू होता है वो 6 का क्यूब होता है।
और ये 5 का क्यूब होता है। तो 6/5 का क्यूब है, यानी 6/5 अगर हम बेस को बराबर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर। और n कुछ और नहीं बल्कि नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। आगे बढ़े, 4 पे आते हैं। 14 विद्यार्थी और उनके शिक्षक की आयु का जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उनकी एवरेज जो है वो 1.5 ईयर से कम हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, शिक्षक की आयु कितनी है? ठीक है, बढ़िया सवाल। यानी अगर मैं बोलूं, आप देखेंगे शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। तो 20 वर्ष तो है ही, शिक्षक की आयु 20 वर्ष तो है ही, कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सबके लिए 1.5 वर्ष लेके चले जाएंगे, यानी 14 विद्यार्थी अगर और है तो 14 गुना 1.5 यानी कि 21 ईयर एक्स्ट्रा इनके पास है, तब तो वो सबको मैनेज करके चल रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि शिक्षक की जो आयु 41 ईयर्स के है। दिस इज द शॉर्टकट मेथड जो कि आप दिमाग में फटाफट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप बेसिक्स में जा सकते हैं। बेसिक में कैसे करते हैं भाई, आप देखिए इधर मैं बोलूंगा 14 विद्यार्थी और एक शिक्षक यानी कि 15। तो 15 गुणा 20, 15 गुणा 20 यानी मैं कह सकता हूं कि 300 टोटल आयु हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सबका 1.5 वर्ष कम हो रहा है, मतलब एक्चुअल में जो 14 लोग हैं उनका एवरेज 18.5 होगा, और इस एवरेज में टीचर की आयु रही होगी, यानी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। आओ जरा कर लेते हैं। 300 और माइनस करेंगे, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, 18 गुणा 14 180, और 72 252, और 7 259। इसको हम कर देंगे माइनस, ये जो वैल्यू आ जाएगी टी के बराबर, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई आप देखेंगे 41 ईयर्स। तो आपको जो अच्छा लगे फंडामेंटल या फिर शॉर्टकट उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 5 पे आते हैं। एक चोर जो है 3:30 बजे कार को चुराता है और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। यदि चोरी का पता आधे घंटे के बाद, आप देख सकते हैं 3:30 और 4 बजे के बीच में आधा घंटा होता है, तो मालिक दूसरी कार से इतने के स्पीड से पीछा करता है, तो चोर को कब पकड़ लेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ इस चीज में। आप देखेंगे 3:30 बजे चोर गाड़ी चुराया, आधा घंटा भागा कितने के स्पीड से, 80 के स्पीड से, यानी कि आधे घंटे में जरूर वो 40 किलोमीटर आगे बढ़ गया होगा, 80 का आधा बढ़ गया होगा। अब चोरवा यहाँ पे है, और तब पुलिस को यहाँ पता चला 4 बजे, या फिर मालिक मालिक जो बोलो आप। अब यहाँ पुलिस है या फिर बोलो मालिक है, और यहाँ पे चोर है। इसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलेंगे 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है भाई साहब 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम टाइम निकालें कि कितना टाइम लगेगा पकड़ने में, अब जो टाइम है यहाँ भी 4 बज रहा है, यहाँ भी 4 बज रहा है। ठीक है, हम थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं। तो 40 बटा इन दोनों का एवरेज, एवरेज बोल रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड 90 - 80 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर का चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, या फिर हम सिंपल चेंज ना भी करेंगे तभी मेरा काम हो जाएगा। 10 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अगर हम काटेंगे इसको तो देखेंगे आपके 4 घंटा लगेगा मालिक को पकड़ने में चोर को। ठीक है, मतलब अगर 4 बज रहा है अभी, यानी कि 4 और 4 8 बजे रात को पकड़े जाएंगे। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 6 नंबर बोलता है कि इसका आपको निकालना HCF। अब मैं HCF थोड़ी करके निकालूंगा यार, ठीक है। HCF ठीक है ना। अगर आप शॉर्टकट देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि तीनों के तीनों 17 का मल्टीपल है, तीनों का तीनों 17 का मल्टीपल है। यानी अगर कम से कम इसका HCF हो सकता है तो वो हो जाएगा 17। ठीक है, या फिर 17 का मल्टीपल कह सकते हैं ना। 17 का मल्टीपल ना तो ये है, ना तो ये है, और ना तो ये है। दिस इज द ओनली ऑप्शन जिससे कि आप फटाफट शॉर्टकट करके निकाल सकते हैं। ठीक है। आप अगर देखेंगे HCF होता क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे हम किसी संख्या में भाग लगाएं तो पूरी पूरी कट जाती है। यानी 17 से अगर भाग लगाएंगे तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। इसलिए हम पहले ही बोले कि तीनों में 17 क्या है, कॉमन है, तीनों कट रहा है। यानी जो ऑप्शन होगा वो 17 का मल्टीपल चाहिए हमको, तभी तो काट सकता है ना, बोलिए ना। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है सोचने का। बाकी आपको HCF निकालना आता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो मुझे ट्रिक बतानी थी मैं बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, 17 पे आते हैं, 7 नंबर सवाल पे आते हैं। आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का LCM और इन दोनों का महत्तम समापवर्तक से भाग करें। ठीक है, मैं भी इसका भी ट्रिक बताता हूँ आपको।
इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे 7 पचे 35, आप देखेंगे 7 छक 42। दोनों में हमने क्या किया, 7 कॉमन निकाला, इसको बाहर रख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 छक 30 और गुना 7 यानी कि 210 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इन दोनों का आप अगर एचसीएफ निकालेंगे, दोनों में देखेंगे मैक्सिमम 8 कॉमन है, मैक्सिमम, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। काट दीजिए, वही तुम्हारे सवाल का आंसर 105/4 यानी कि 26.250 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े, नंबर 8, एक मेज का क्रैमल उसके अंकित मूल्य से अनुपात, यानी अगर हम सीपी और एसपी की सीपी और एमपी की बात करें तो 3:4, यानी कि मैं कह सकता हूँ 75:100। 100 का बेस कर लेते ताकि थोड़ा सा गुणा भाग करने में आसानी होगा। अंकित मूल्य पर क्या करता है भाई, याद रखिएगा, ये हमने थोड़ा सा खुद से ये हम यहाँ पे 3/4 है, लेकिन हमने लिखा है 75/100। दुकानदार जो अंकित मूल्य पर 25% की 2 डिस्काउंट देता है, 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और इतने में सेल करता है, तो इस लेन-देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस 2250 की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आपको एमपी मालूम है 100 के बराबर, तो मैं कह दूं कि 100 को आपको 2 बार डिस्काउंट देना है 25-25 का, यानी पहली बार डिस्काउंट दिया अगर 25 का तो ये बन गया 75, दूसरी बार अगर डिस्काउंट दोगे तो बटा 100 इंटू 75 बोलूंगा ना, यानी कि ये जो वैल्यू बन जाएगा ये 3 और ये बन जाएगा आपका 4, यानी कि 225/4 जो कि 56.25 के बराबर होता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सीपी तुम्हारा 75 है और एसपी तुम्हारा 56.25 है, तो सबको मालूम है कि हमें तो घाटा लग रहा है और आपसे पूछ क्या रहा है, हानि। तो क्या सीपी और एसपी का अगर रेशियो मालूम है तो मुझे ये 2250 की हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट को हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बन जाएगा 225 और ये बन जाएगा आपका 300, ये बन जाएगा आपका 300। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझ गया 2250 क्यों दिया हुआ है। अगर परसेंटेज निकालना होता कितना परसेंट हानि हुआ, घाटा हुआ, तो वो हम निकाल सकते थे इस रेशियो से, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2250 में सेल किया, यानी यहाँ पे जीरो लगाएंगे, तो ये एसपी कितना हो जाएगा 2250, तो हमको यहाँ भी जीरो लगाना पड़ेगा, यानी कि सीपी कितना 3000, 3000 के वस्तु को सेल किया 2250 में, यानी कि 750 रुपया घाटा इसको हुआ है। आगे बढ़े, नंबर 9 पे आते हैं। एक रानी रानी जो है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है, तो 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आप ये बोलोगे टाइम निकालने के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 200 मीटर, स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 5/18, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, चल जाएगा ऊपर, मीटर मीटर काट लो, ठीक है ना। अगर हम इस 18 को काटेंगे तो बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा आपका 6, 25 से काटेंगे तो कट जाएगा 8 बार में, यानी टाइम आ चुका है 6 को भेजो ऊपर, 8 6 48 सेकेंड। आगे बढ़े, अमन जो है 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में और उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस हो गया 20 और 15 यानी कि 35 किलोमीटर, 15 को तय किया 3 घंटे में, 3 घंटा और प्लस 2 घंटा यानी कि 5 घंटा, 7 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, एक पुस्तकालय में गणित की जो पुस्तकों की संख्या 25%, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, यानी अगर मैं बोलूं कि गणित के पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी यानी कि फिजिक्स के पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है, तो गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी की पुस्तकों की संख्या का अनुपात निकालना है। क्या भाई साहब, 25 का मतलब होता है 1/4, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/100, परसेंटेज को हटा दीजिए, बन जाएगा 1/4, यानी अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 8p, तो m और p का रेशियो 8 को इधर ले आओ, 3 को उधर, 8:3। आगे बढ़े, एक बच्चा जो इतना में खरीदता है बल्ला को और 8% की हानि में सेल किया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि 1% की जो कीमत है वो 7.5 रुपया,
तो 8% की कीमत कितना, 56 और 4 60 रुपया, यानी कि 690 रुपया का क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्योंकि 750 में खरीदा, 60 रुपया घाटा लगाया तब बेचा इसने, यानी कि 690 में सेल किया। पता नहीं क्यों पूछते हैं इस तरह के सवाल। ये देखिए, भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, भानु एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन लेता है। भानु और रमेश मिलकर एक साथ काम करने में लिया गया रोहित द्वारा समय के बराबर है। अच्छा, क्या बोलता है कि भानु और रमेश द्वारा एक साथ मिलकर काम करने में लिया गया समय रोहित द्वारा लिए गए समय के बराबर है। बढ़िया सवाल होने वाला है ये। तो रमेश और रोहित के द्वारा, ये तो हमारा पहले जो है ना, ये पहले वाला रमेश था, दोनों आर है ना, तो मैं लिख रहा हूँ पूरा। अब यहाँ पे आ गया रोहित एक नया सा, इसका टाइम नहीं पता है। आपसे कह रहा है कि रमेश और रोहित दोनों को मिलकर एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। पहले में काम करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, तो आप बोलेंगे हो जाएगा 60। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करूं तो ये 6 और ये हो जाएगा 5। अब चूंकि बी प्लस आर, यानी कि भानु और रोहित मिलकर जितना दिन में काम करते हैं उतना दिन में वो अकेले रोहित काम कर लेता है। लिया गया समय रोहित के द्वारा लिए गए समय के बराबर है। यानी मैं अगर आसान भाषा में कहूं तो क्या इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, क्या इन दोनों की एफिशिएंसी बराबर होगी, आप मुझे बताओ। एफिशिएंसी का सम इसके एफिशिएंसी के बराबर होगा। अगर ऐसा हुआ तो आओ जरा चेक कर लेते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि 6 और 5 दोनों का सम जो होगा वो रोहित के एफिशिएंसी के बराबर होगा। बोलिए ना। अगर आपसे सवाल पूछा कि रमेश और रोहित मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, यानी इसकी 11 एफिशिएंसी, इसकी 5, यानी कि 16 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा। तो 4 से अगर काटेंगे तो बन जाएगा 15/4, यानी कि 4 तियां 12 और 3 ऊपर 4 नीचे, 3 इंटीजर 3/4 डेज इस सवाल का आंसर है। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है शिफ्ट में, बाकी सारे सवाल घटिया किस्म के हैं। नंबर 14 पे आते हैं, वो देखते हैं कैसे सवाल है। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। शंकु अगर आपको मालूम है तो शंकु का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है पाई इंटू आर इंटू एल। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और एल कितना है आपको नहीं मालूम, तो पहले हम एल निकाल लेते हैं जो कि 550 के बराबर है। तो आप बोलेंगे 7 से 7 खत्म, ठीक है ना। 22 दूना 44, 22 बचे 110, यानी कि एल की वैल्यू आ गई है 25। अब मुझे एक बात बताओ, एल इसको बोलते हैं ना, एल इसको मैं फिगर में दिखाता हूँ। एल ये सलांट हाइट हो गया 25। अगर रेडियस अगर 7 है तो क्या इसकी हाइट बाय यूजिंग पाइथागोरस आप बोल सकते हैं कि 24 के बराबर है। मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको आयतन निकालना है तो हाइट की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। कितना हो जाएगा वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जब भी रेडियस 7 होता है ना तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 154। मैं वो लिखने वाला हूँ डायरेक्ट, बाकी आप गुना करते रहो। एच की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलेंगे 24 जो हमने निकाला था। ठीक है, 8 से अगर हमने काटा तो बन गया, सॉरी 3 8 जा, यानी गुना करेंगे तो अगर 150 होता तो कितना होता 1200, लेकिन 4 एक्स्ट्रा यानी कि 8 चौका 32 और जोड़ देंगे, यानी कि 1232 इस सवाल का आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। आगे बढ़े, ठीक है। एस जो है ना एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है, जबकि टी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है, और एम उसी कार्य को 30 दिन के अंदर पूरा कर सकता है। एस जो है सप्ताह के सभी दिन काम करता है, ठीक है। टी केवल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को काम करता है। ये लगता है थोड़ा बढ़िया सवाल होने वाला है, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन काम करता है आपका टी, जबकि एम जो है ना वो केवल शनिवार, रविवार, सैटरडे, संडे, एस एस भाई साहब, और ये जो है ना पूरा वीक काम करता है। वीक में गलत लिख रहा हूँ, WEEK, ठीक है। ये जो है ना पूरा वीक काम करता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि कार्य जो है सोमवार को शुरू होता है तो कितने सप्ताह में काम पूरा हो पाएगा, कितने सप्ताह में काम पूरा हो जाएगा, आपको वो निकालना है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 600, ठीक है। क्योंकि 5, 4 और 3 के जो एलसीएम होता है वो होता है 60 के बराबर, तो एक जीरो एक्स्ट्रा है, मतलब कि 600 हो जाएगा, ठीक है। अगर एलसीएम 600 है तो टोटल वर्क भी कितना हो जाएगा 600 के बराबर।
अगर मैं आसान भाषा में इन सब का इफिशियंसी निकालूं, कार्य क्षमता निकालूं, तो आप बोलेंगे बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 15 और ये बन जाएगा 20। ठीक है। अगर अगर ये 12 इफिशियंसी एक दिन में हो रहे हैं, मतलब एक दिन में एस जो है वो 12 काम कर रहा है, तो अगर मैं एक वीक का कार्य निकालूं कि एक वीक में कितना काम हो रहा है, तो आप देखना बहुत अच्छा सवाल है ये। तो एस जो है पूरा दिन काम कर रहा है, पूरा वीक काम कर रहा है, मतलब 12 गुना 7 दिन, बोलिए ना, प्लस ये 15 जो है 3 दिन ही काम कर रहा है हफ्ते में, यानी कि 45, और ये 20 जो है सिर्फ 2 दिन काम कर रहा है, यानी कि 40। अगर आप देखेंगे तो 1284 और ये 85 यानी कि 169 काम हो रहा है कितने दिन में, तो आप बोलेंगे एक वीक में। एक वीक में कितना काम हो गया, 169। 169 कितने सप्ताह में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर एक काम बताओ, अगर मैं बोलूं, अगर मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूं, यानी 3 वीक का अगर मैं काम निकालूं, तो आप बोलेंगे 16 3 48 9 27, यानी कि 507 काम हो पाएगा। अगर मैं 4 वीक का काम निकालूंगा, तो आप देखेंगे 16 चौका 64 9 चौका 36, यानी कि 676 काम होगा। तो आप देखेंगे कि जो 600 है ना, ये 600 ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, देख रहे हैं, 507 से ज्यादा और 676 से कम, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3 वीक से ज्यादा और 4 वीक से कम लगेगा। आंसर क्या होगा, 3 से 4 सप्ताह के बीच। ये बढ़िया सवाल है मुझे लगता है। ठीक है। हम थोड़ा टाइम लेके आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, हालांकि इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि आपको समझाने में इतना मैं टाइम लूं, बट मुझे मजा आता है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से सरल भाषा में समझाऊं आपको। ठीक है ना, मुझे मजा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। मुश्किल सवाल नहीं है, बट ट्रिकी है, सही है। 16 नंबर क्या बोलता है कि अगर एक वर्ष के दौरान, सॉरी पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या अगर 30,240 है ना, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। अगर पहले वर्ष के दौरान ही 5 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो अंत में जो वैल्यू आएगी वो 5% वृद्धि होने के बाद वाली वैल्यू आएगी। और दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हुआ है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो वैल्यू है ना वो 96 के बराबर है। मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये एक वर्ष के बाद की वैल्यू आएगी। मुझे लगता है कि यही आंसर होने वाला है, क्योंकि इसके पहले का नहीं पूछ रहा आपसे। आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो अगर आप देखेंगे बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा आपका 25। अगर आप काट के चेक करेंगे तो ये 1 टाइम, फिर ये 6 2 24 3 72, नहीं 24 दूना 48, यानी कि 14 और 4 यानी कि 6 और 0। बिल्कुल ठीक हमने सोचा। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 1260 से गुणा करने का मतलब है कि 1260 को आप 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 तियां 12, 4 पचे 15 और सॉरी 4 तियां 12, 4 एकम 4 और 4 पचे 20। इस पे आप 2 जीरो लगा दो। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वैल्यू। यानी इतना जनसंख्या रहा होगा एक वर्ष के बाद। जो मैंने पहले ही बोला था कि ये तुम्हारा सवाल का आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर है। क्योंकि अगर ये पूछा होता कि पहले वर्ष के शुरुआत में, तब क्या करते हैं हम, 31,500 को हम डिवाइड करते हैं 105 से और तब निकालते हैं हम 100 का मल्टीप्लीकेशन करके। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पहले वर्ष के अंत में। तो ये बढ़िया सवाल हो गया मेरे हिसाब से, बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, ट्रिकी है। 9 और 25 के बीच में मध्यानुपाती। अरे भाई साहब, 9 को और 25 को मल्टीप्लाई करो, इसका रूट निकाल दो। यहां से 5 निकल गया, यहां से 3 निकल गया, 15 इस सवाल का आंसर है। एक दुकानदार जो सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने वालों को 5% और डिस्काउंट देता है, तो मैं कहता हूं कि 7200 अगर अंकित मूल्य है तो कितना नकद में देना पड़ेगा। तो 20% और 5% का जो डिस्काउंट है, 20 5 25 और माइनस 20 का 5% यानी कि 1, एक्चुअल में वो 24% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि 7200 की वैल्यू को 24% डिस्काउंट के बाद यानी कि 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। काट लो, 72 गुना 76 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो 72 गुणा 6
यानी कि 7 छक 42, 2 छक 12, यानी कि 432 कैरी हो गया 43, 43 कैरी हो गया, 7 सत्ते 49, 490 और 14 यानी कि 504 को अगर हम जोड़ देंगे यानी कि 547 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी 5472 रुपया इस जैकेट का मूल्य हो गया। ब्रांडेड जैकेट है भाई, 5000 रुपए के हैं। आगे बढ़ते 19 पे आते हैं। आप बोलेंगे 13% और 19% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? कितनी बार कर चुके हम लोग? इन दोनों को जोड़ दो, 32, और या तो आप माइनस करो 13 का 19% या 19 का 13%, बात तो सेम है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाई 100। बाकी आपने फॉर्मूला भी याद किया ही होगा, लगा दीजिए आप। तो आप देखेंगे 32 माइनस, अगर 13 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो 260 बन जाएगा, लेकिन 13 को मैं 247 बटा 100, यानी मैं कह सकता हूँ कि 2.47, बोलिए ना 2.47 कितना हो जाएगा भाई? 39, सॉरी ये हो जाएगा, अरे यार, 29.5353%, 53 नहीं बल्कि 53। लास्ट क्वेश्चन, यार 3 × 27 का आपको अंडर रूट कर देना, ये तुम्हारा मध्य अनुपाती होता है, मतलब 3 और 3 फिर से निकाल दो, यानी कि 9 इस सवाल का आंसर है। एक ही शिफ्ट में 2 बार मध्य अनुपाती पूछने का क्या मतलब बनता है, तो भी इतने आसान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका इजी शिफ्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, टेक केयर गाइस, और पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।